हमारे बीच इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया सिंह, राहुल गांधी जी कल और परसों 2 दिन बिहार के दौरे पर होंगे। तीसरे फेज में उपचार चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा कल कटिहार जिले के कोरबा विधानसभा में है और दूसरी किशनगंज। कल 2 आम सभा को संबोधित करेंगे और परसों पहली सभा बिहारीगंज में और दूसरी अररिया में। तो आप सबके माध्यम से ये सूचना भी हम शेयर किया कि राहुल जी 2 दिनों के लिए फिर से बिहार आ रहे हैं और हमारे चुनाव अभियान तो अपना गति प्रदान करेंगे। सुप्रिया जी। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत तरीके बार बार कहा जाता है सुशासन, उसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसके नाम पर वोट मांग सके। और आज भी 30 साल पहले की बात करते हैं। अरे 15 साल से शासन में आप हैं, आप 15 साल की बात करिए, आप 15 साल के मुद्दे उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी को नहीं दूंगी, मैं मोदी जी को भी दूंगी, क्योंकि 15 साल से ये लोग एलाइज हैं। और 15 साल बाद जब आई बात बेरोजगारी पर बात करने की, भुखमरी पर बात करने की, कुपोषण पर बात करने की, जब आई बात की रोजगार के साधन कैसे बनेंगे, कैसे कल कारखाने लगेंगे, इन सब मुद्दों पर सुई पटक सन्नाटा है और बाकी हर तरह की मुद्दे की बात हो रही है। जिस डबल इंजन की बात करते हैं, वाकई में वो विफल इंजन है, जिसके चलते बिहार में भुखमरी, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में कुपोषण, बिहार में अपराध, ये सब निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब इससे पहले कभी नहीं लगे थे और शायद वक्त आ गया है कि टायर्ड लोगों को बिहार की जनता रिटायर कर देगी। उन्होंने कहा था हिसाब मांगेगी जनता, और मुझे लगता है बिहार की बड़ी क्रांतिकारी जनता है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा बनाया था चंपारण के बाद, तो आप जरूर हिसाब मांगिएगा। आप हिसाब मांगिएगा बेरोजगारी का, भुखमरी का, कुपोषण का, बढ़ते अपराध का। आप हिसाब मांगिएगा कि क्यों लगातार अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, क्यों मिनिमम स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हर बात का हिसाब होगा तो कुछ बातों के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के सामने जरूर रखना चाहती हूँ। मैं एक बात और कहूंगी कि जो भीतर घात है, जो अंतर कलह है भाजपा की और जदयू की, जो खिचड़ी पक रही है लोजपा के साथ, जो नीतीश बाबू को घर बैठाने की तैयारी हो रही है और वो फ्रस्ट्रेट होकर झुंझलाहट में कई बार कुछ बातें कह जाते हैं, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है चुनाव पर। क्योंकि नीतीश कुमार शायद सिर्फ हमसे, अपने प्रशासन से ही नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ अपने तथाकथित साथियों से भी रहे हैं। कि तोते उड़ना, तो 10 नवंबर को जरूर उनके हाथों के तोते उड़ने वाले हैं। जमीन के नीचे पैरों के तले जमीन खिसक रही है और इसका उनको ज्ञात है, और इसीलिए ये सब बातें अनर्गल कही जाती हैं, ये सब चित्र दिखाए जाते हैं कि लोगों का ध्यान बढ़ सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता अत्यंत जागरूक है, अत्यंत क्रांतिकारी है और इन सबसे भटकने वाली नहीं है। टिप्पणियां करी जा रही हैं, जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां करी जा रही हैं, जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है, मुझे लगता है ये दुखद है। ये दुखद है क्योंकि सामाजिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये दुखद है कि एक आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जब इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बिहार की मासिक आय है वो पूरे देश में सबसे कम क्यों है, इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना ही पड़ेगा। और अब आपको मैं समझाती हूँ और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी कि ये क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों की अवहेलना हुई है, मंडियां खत्म हो गई, लोगों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता और अब उसी रास्ते मोदी जी सारे देश को धकेलना चाह रहे हैं। अरे बिहार आइए, बिहार में देखिए कि क्या बदहाली है किसानों की, तो शायद आप अपना निर्णय फिर से लेने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उदासीनता है, आपको किसानों की चिंता नहीं है। एक मुद्दा है किसान, और मुझे ऐसा लगता है कि किसान जितना बदहाल बिहार में है उतना देश के और किसी प्रदेश में नहीं होगा।
और बार बार मैं एक बात कहती हूँ कि हम लोग राजनीति में कई बार बातें करते हैं, कई बार उस पर लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और वही आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार में एवरेज, जिसको औसतन मासिक आय एक किसान के परिवार की होती है, वो करीब 3,500 रुपए है औसतन मासिक आय। नियमित आय, जिसको रेगुलर वेजेस कहा जाता है, वो भी नहीं मिलते हैं। 87% लोगों के पास ना तो रेगुलर नौकरी और वेजेस हैं, जिसको नियमित आय और वेजेस कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो ग्रुप डी की, जो श्रेणी में सबसे नीचे वाली नौकरियां होती हैं, वो करने के लिए मजबूर हैं। अभी मैं कुछ आंकड़े देख रही थी कि 2019 में 166 ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली थी सचिवालय में, और 5 लाख लोगों ने आवेदन दिया, और उसमें स्नातक, परस्नातक, बीए, एमए, एमबीए, एमसीए, एमटेक ऐसे लोग थे। तो कहीं पर बेरोजगारी की समस्या तो अपने आप में है ही, और उससे बड़ी समस्या है कि कैसे बहुत पढ़े लिखे युवक और युवतियां आज मजबूर हैं छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब की नौकरियां बिहार में बन ही नहीं रही है। बेरोजगारी एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा देश इस समय जूझ रहा है, लेकिन बिहार में इस महामारी का एक और ही विकराल रूप है, और वो विकराल रूप शायद इसलिए है क्योंकि पहले तो डिनायल में रहा जा रहा है, उसको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रश अंडर द कारपेट करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसी तो बात ही नहीं है। सच तो ये है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कोरोना काल के दौरान बिहार में बेरोजगारी 46% पार कर गई थी, मतलब बिहार का हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। युवाओं में 55% बेरोजगारी है, महिलाओं में 92% बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी की बात न नीतीश कुमार जी करते हैं, न उनके आका नरेंद्र मोदी जी करते हैं।